नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करें आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों भारत मंडपम के लाइंस पर आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्रा मंडपम प्रपोज किया गया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा कहा गया है कि वो इसको लेकर तैयार है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, ग्लोबली इसने काफी ज्यादा टेंशन अट्रैक्ट की है। और यही मेन कारण है कि इसी के लाइंस पर देश के अंदर मल्टीपल स्टेट्स में कन्वेंशन सेंटर सेटअप करने की बात की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब आंध्र प्रदेश में भी इसको लेकर सेटअप करने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने विशाखापट्टनम के अंदर सी फेसिंग हिल को लोकेशन के रूप में प्रेजेंट किया है कि यहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर बन सकता है। और अभी दोस्तों क्योंकि प्लान काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों लंबे समय के डेडलॉक के बाद अब यूपी सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे को स्क्रैप कर दिया गया है और अब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर काम नहीं होगा। दोस्तों ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे एक 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला था और ये एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। 2008 में इसको लेकर पहला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। प्लानिंग स्टेज की कम रहा था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो अपनी तरफ से तो इसके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने इसके ऊपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के चलते स्टे लगा दिया, तब से ये काम अभी रुका ही पड़ा है। कोई काम इसके ऊपर हुआ ही नहीं है। और क्योंकि पिछले 17-18 साल से यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, तो यूपी सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है और अब ये एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। अगली दो अपडेट पटना एयरपोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरा एयरपोर्ट भी तैयार कर दिया गया है। और क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दी गई है, तो साथ साथ इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन भी हो चुका है। दोस्तों पटना एयरपोर्ट पर रिसेंटली एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर कई सारी और फैसिलिटीज बनकर तैयार हो रही हैं, जिसमें 5 एरो ब्रिजेस भी इंक्लूड है। एक एरो ब्रिज तो टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही इनॉग्रेट कर दिया गया था और अब ये ओवरऑल दूसरा एरो ब्रिज था जो ओपन हुआ है और एयर इंडिया यहाँ पर इसका पहला यूजर बना है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई कोस्टल रोड से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई कोस्टल रोड प्रोमेनेड को लेकर एक और टेंडर इशू कर दिया गया है और अभी इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड प्रोमेनेड में ऑलरेडी 2 स्ट्रेचेस ओपन हो चुकी हैं, जिनकी टोटल लेंथ 5.25 किलोमीटर की है। और अभी ऐसा बताया गया है कि लोटस जेटी से बड़ौदा पैलेस तक जो 7.25 किलोमीटर का प्रोमेनेड बचा हुआ है उसके ऊपर काम होगा। 9.64 करोड़ रुपीज का ये टेंडर है और बीएमसी टारगेट कर रही है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाए और जून 2026 तक यानी कि मानसून से पहले इसको निपटा दिया जाए। अगली दो अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अडॉप्टर फ्लाईओवर स्कीम के अंतर्गत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी ऐसा डिसाइड किया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन दोनों को कुल मिलाकर 6 फ्लाईओवर्स हैंडओवर किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच करने वाला है इस स्कीम के अंतर्गत, ताकि ये कंपनीज फ्लाईओवर्स को अडॉप्ट करें और उन फ्लाईओवर्स के नीचे जो खाली स्पेसेस बची होती हैं वहां पर प्ले एरियाज, गार्डन्स, पार्किंग स्पेसेस, इस तरह की चीज़ों को बनाए और इसके रिटर्न में या फिर इसके कंसिडरेशन में दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट उन फ्लाईओवर्स पर एडवर्टीजमेंट के लिमिटेड राइट्स इन कंपनीज को देगा। तो अभी इस स्कीम को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साउथ दिल्ली में 6 फ्लाईओवर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हैंडओवर किए जाएंगे, जहां पर चिराग दिल्ली, पंचशील फ्लाईओवर, IIT दिल्ली और बिंदु रोड, पंजाबी बाग और मुकरबा चौक, इन 6 फ्लाईओवर्स के ऊपर वो काम करेंगे। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज में गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर रेलवेज के द्वारा नए सिस्टम और नई गाइडलाइंस इशू कर दी गई है और इसके अंतर्गत होगा ये कि ट्रेन जर्नी के दौरान वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल और स्ट्रिक्ट और सिस्टमेटिकली तरीके से किया जाएगा। दोस्तों ओवर द ईयर्स हमने भी इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस देखी हैं, जहाँ पर रेलवेज के हाउसकीपिंग स्टाफ कलेक्टेड गार्बेज को चलती हुई ट्रेन से ऐसे बाहर फेंक देते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम ऐसे देख चुके हैं और क्योंकि रेलवेज इस चीज़ को नोटिस कर रहा है, तो अब इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है। इस नए सिस्टम के अंतर्गत होगा है कि जब भी वो वेस्ट बैग भर जाएंगे वेस्ट से, तो हाउसकीपिंग स्टाफ उन बैग्स को फेंकने की बजाय आने वाले अगले स्टेशन पर जो रेलवे के हाउसकीपिंग स्टाफ्स होंगे स्टेशन पर उनको हैंडओवर कर देगा, जो फिर अपने तरीके से इनको डिस्पोज करेंगे। यानी कि ओवरऑल होगा ये कि ट्रेन पटरियों पर जो गार्बेज फेंका जाता है अब वो पूरी तरह से यहाँ पर रुक पाएगा। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम रेल डिवीजन के अंदर ये काम होना है, अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और अगर सक्सेसफुल रहता है तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे जोन्स में काम होता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों जैक्सन ग्रुप के द्वारा मध्य प्रदेश में एक नई सोलर फैसिलिटी बनाई जा रही है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है।
तो दोस्तों ये फैसिलिटी एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जहां पर सोलर मॉड्यूल्स, सेल्स, वेफर्स, इनपुट्स, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। फिलहाल इसके पहले फेज को लेकर फाउंडेशन रखा गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के मक्सी सिटी में बनकर तैयार होगी, जहां पर 3 गीगावाट की सोलर सेल और 4 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी तैयार की जाएगी 2000 करोड़ रुपए इसके इन्वेस्टमेंट के साथ। अगले 3 सालों के अंदर अंदर इस फैसिलिटी में 6 गीगावाट की इनपुट्स, 6 गीगावाट की वेफर्स, 6 गीगावाट की सेल और 6 गीगावाट की ही सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी ऑपरेशनल होगी। और इसके लिए एडिशनल 3 सालों के अंदर अंदर 6000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिक्षण के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।